इस वीडियो से हम अपनी अकाउंटेंसी का सिलेबस का पार्ट बी शुरू करेंगे। पार्ट बी में क्या क्या इंक्लूडेड है, ये 20 मार्क्स का है और इसे 2 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, विच इज़ फॉर 12 मार्क्स, 12 नंबर का है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह स्थिति विवरण, तो ये 8 नंबर का है। तो सबसे पहले एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। दोनों को मिलाकर टोटल 20 मार्क्स हो जाते हैं। सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से हम शुरू करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे हम। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले टॉपिक को या वित्तीय विवरणों के विश्लेषण वाले टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण क्या होते हैं, कौन कौन से वित्तीय विवरण होते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, यानी कि इनका उद्देश्य क्या है और इनका महत्व क्या है। तो वित्तीय विवरण, उनका उद्देश्य और उनका महत्व, ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली हेडिंग में पढ़ेंगे। फिर इन वित्तीय विवरणों के विश्लेषण को करने के लिए हम किन टूल्स का प्रयोग करते हैं, वो टूल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा अकाउंटिंग रेशियोज, वो कौन कौन सी तरह की अलग अलग रेशियोज हैं जिनका इस्तेमाल हम इन वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के लिए करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आज हमारा रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण बेटा अपने में कोई नई बात नहीं है। जैसे हमने 11th में अकाउंटेंसी में पढ़ा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व के वित्तीय विवरण हम बनाते थे। तो उसमें हम क्या क्या बनाते थे, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और ऐसे ही हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग सीखी यहाँ पर अकाउंटेंसी के फर्स्ट पार्ट में। तो उसमें हमने बनाना सीखा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स हमने बनानी सीखी। तो ये तो हमने बात करी कि पार्टनरशिप फर्म अपने वित्तीय विवरण कैसे बनाती है या सोल प्रोप्राइटर अपने वित्तीय विवरण कैसे बनाता है। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस करना है कि जो एक कंपनी है उसके वित्तीय विवरणों में क्या क्या सम्मिलित है। तो हम इसके लिए कंपनीज एक्ट का रेफरेंस लेते हैं। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40, ये सेक्शन हमें ऐसे कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, पर अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। सो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। किसी भी कंपनी के जो वित्तीय विवरण है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, ये 4 चीजें सम्मिलित होती हैं। क्या क्या है ये 4 चीजें? नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको कि हम बनाया करते थे 11th में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से बनाते थे। नंबर 3 नोट्स टू अकाउंट्स, कुछ नया नहीं है नोट्स टू अकाउंट्स हमारे लिए, इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में नोट्स टू अकाउंट्स बनाने सीखे थे, वो ही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल 1-2 चीजें और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड देन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके बारे में अभी तक हमने कोई भी चर्चा नहीं की है। अब बात करते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। अब जब हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बनाते थे तो हम ऐसा कुछ नहीं सोचते थे कि हमें बैलेंस शीट कैसे बनानी है, लेकिन कंपनीज के केस में, बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013, सो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, हम बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं। शेड्यूल 3 पार्ट 1, देखो जैसे कि हम अपनी किताब को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर देते हैं, अलग अलग चैप्टर्स में विभाजित कर देते हैं, जिससे कि हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सके कौन सा टॉपिक हमें किस चैप्टर में मिलेगा। उसी तरीके से कंपनीज एक्ट को अलग अलग शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया। तो शेड्यूल 3 है और उसका पार्ट 1 है जिसमें कि बैलेंस शीट मेंशन है कि कैसे बनाता है एक कंपनी। शेड्यूल 3 पार्ट 2 में ये बताया गया है कि किसी भी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाएगा, और नोट्स टू अकाउंट्स हमारा भी बैलेंस शीट से ही अटैच्ड है। उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, इट इज मेंशन्ड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। तो AS 3 रिवाइज्ड के अनुसार हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट बनाई जाती है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। शुरू करते हैं फिर बैलेंस शीट। इसे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। पहले हमने अभी तक जो भी बैलेंस शीट देखी थी वो हमने टी फॉर्म की बैलेंस शीट देखी थी। टी फॉर्म की बैलेंस शीट होने का मतलब क्या था, इधर हमारी लायबिलिटीज आती थी, फिर हम यहाँ पर टोटल करते थे, फिर इधर हमारी एसेट्स आती थी और फिर हम उसका टोटल कर देते थे। सो दिस फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज नोन एज टी फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन कंपनीज जो हैं वो टी फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट नहीं बनाती हैं, या फिर इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट भी बोलते हैं। हिंदी में शायद क्षैतिज बैलेंस शीट बोला जाता है। हम यहाँ पर कंपनीज के केस में जो बैलेंस शीट बनाते हैं हम ऐसे बनाते हैं, सीधा बनाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट एंड प्रीवियस ईयर का अमाउंट, ये वो कॉलम्स हैं जो हमें यहाँ पर बनाने हैं। और हम
पहले लाइबिलिटीज लिखते हैं सारी, फिर उसके नीचे टोटल करते हैं, फिर सारी एसेट्स लिखते हैं, फिर उसके नीचे टोटल करते हैं, तो वर्टिकल फॉर्म में बनाया जाता है। दिस फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अब हम भी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नोन एज द वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। क्या कहते हैं उसको? वर्टिकल, क्योंकि वो स्टैंडिंग में है, पहले लाइबिलिटीज हैं, फिर उसी के नीचे से हमारी एसेट शुरू हो जाती हैं। हम साथ साथ नहीं बनाते उसको, जैसा कि हम अभी तक सीखते चले आए थे। नेट पे अगर किसी भी कंपनी के बारे में सर्च करोगे, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सर्च करोगे, तो जो मेन हेडिंग्स हम अभी डिस्कस करेंगे आपको वही सारी मेन हेडिंग्स वहां पर नजर आएंगी। नाउ सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं। जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है उसको हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के नाम से। दो नाम नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब इक्विटी के अंडर कुछ है, लाइबिलिटीज के अंदर कुछ है। आपको याद होगा हमने 11th में पढ़ा था, जो हमारा पूंजी ढांचा होता है, जो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर होती है, उसमें दो तरह का पैसा होता है। एक हमारा अपना पैसा होता है और एक हमारा उधार का पैसा होता है, स्वामित्व पूंजी, ऋण पूंजी। तो अपने लाइबिलिटी साइड का एक हिस्सा हमने स्वामित्व पूंजी को डेडिकेट कर देना है और एक हिस्सा हमने ऋण पूंजी को डेडिकेट कर देना है। फिर हम अगर बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी में दो नाम आते हैं। पहला नाम शेयर होल्डर्स फंड। क्या नाम है? शेयर होल्डर्स फंड। और इक्विटी में ही दूसरा नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या चीजें हैं, इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी पहले हेडिंग नोट कर लेते हैं। इक्विटी की दो साइड्स खत्म हो गई, ऐसे ही लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी की दो साइड है, क्या है वो दो साइड्स? तीसरे नंबर पर नॉन करंट लाइबिलिटीज और उसी के नीचे करंट लाइबिलिटीज। तो अगर हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड देखें तो हमारे कितने आइटम्स आ गए टोटल? 1 2 3 4। कितने आइटम्स आ गए हमारे? 4। और इन 4 में से 2 आइटम्स किस चीज के हैं हमारे? इक्विटी के, और 2 आइटम्स किसके हैं? लाइबिलिटीज के। इक्विटी के 2 टुकड़ों का नाम शेयर होल्डर्स फंड एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लाइबिलिटीज की 2 साइड्स का नाम नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड दूसरा नाम करंट लाइबिलिटीज। एसेट साइड के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पर आप अमाउंट को लिखते जाएंगे और उसका टोटल कर देंगे यहाँ पर, और जैसे ही आप यहाँ टोटल कर देंगे, टोटल लिख के और यहाँ पर टोटल के आगे टोटल का अमाउंट लिख दिया, और उसके नीचे से ही आप कहीं और नहीं जाएंगे, उसके नीचे ही आप हेडिंग डालेंगे एसेट्स। जैसे यहाँ पर क्या हेडिंग डाली थी? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। यहाँ पर क्या हेडिंग डालोगे? एसेट्स। और इसी के नीचे से हम एसेट्स शुरू कर देंगे। देखो कैसे लिखा जाएगा। पहले वीडियो को पॉज करके ये सारा नोट कर लो, फिर एसेट्स नोट करते हैं। इस तरीके से उसके नीचे ही जो हमने लाइबिलिटीज का टोटल करा, फिर हम एसेट्स शुरू कर देंगे। एसेट्स को हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड किया है। कितने टुकड़ों में डिवाइड किया है? 2 टुकड़ों में। कौन कौन से हैं वो 2 टुकड़े? नॉन करंट एसेट्स, और दूसरे टुकड़े का नाम है करंट एसेट्स। और हमने यहाँ पर अमाउंट लिखना है और फिर इधर का टोटल कर देना है। और याद रखो, ये वाला जो टोटल है, जो एसेट साइड का टोटल है, वो हमारा लाइबिलिटी साइड के टोटल से मैच करना चाहिए। याद है ना, हमने बैलेंस शीट जब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते थे तो इधर का टोटल उधर के टोटल से मैच करता था। तो ये वही टोटल है। ऐसे आमने सामने लिखने की बजाय हमने ऊपर नीचे लिख दिया है। तो सबसे पहले हमने सारा लाइबिलिटी साइड के आइटम्स लिख देनी है, फिर उसके बाद में नीचे एसेट साइड के आइटम्स लिख देनी है। एक बार पहले रिवाइज करते हैं फटाफट। तो लाइबिलिटी साइड टोटल कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? इक्विटी में और लाइबिलिटी में। इक्विटी के कितने टुकड़े? 2। कौन से? शेयर होल्डर्स फंड और दूसरे टुकड़े का नाम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लाइबिलिटीज के कितने टुकड़े? 2। पहला टुकड़ा नॉन करंट लाइबिलिटी, दूसरा टुकड़ा करंट लाइबिलिटी। एक चीज समझ लेते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है? जब कंपनी का वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च को। और सपोज आपने देखा है इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में, जो शेयर्स को इशू करने की प्रक्रिया है वो बहुत लंबी होती है। अगर हमने सपोज जनवरी में शेयर्स को इशू करने की प्रक्रिया को शुरू किया, लोगों को विज्ञापन दिया, लोगों ने हमें एप्लीकेशन का पैसा दिया, हमने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, अब हमारा काम रह गया है उन लोगों को शेयर्स अलॉट करना। लेकिन शेयर्स अलॉट करने का काम एक दिन का तो होता नहीं है। हुआ क्या, जब हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, इसी दौरान आ गया 31 मार्च। तो अगर 31 मार्च आ गया
तो ऐसे में हमारे पास एप्लीकेशन मनी पड़ा भी हुआ है, लेकिन अभी तक हमने उनको अलॉटमेंट भी नहीं करी है। क्यों नहीं करी? क्योंकि हमें टाइम नहीं लग पा रहा है, 31 मार्च तक हमें अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है। तो ऐसी स्थिति में वो पैसा क्योंकि हमारे पास है, देखिए अकाउंट्स में एक एक रुपए का हमें हिसाब रखना पड़ता है, तो वो एप्लीकेशन मनी क्योंकि हमारे पास मौजूद है, इसलिए उस एप्लीकेशन को हमें यहाँ पर शो करना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन मनी जिनकी अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, दैट अमाउंट इज रेफर्ड हियर। ठीक है, फिर शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हमने डिस्कस कर ही लिया है। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को दो टुकड़ों में डिवाइड किया। कौन कौन से दो टुकड़े? पहले टुकड़े का नाम इक्विटी, दूसरे टुकड़े का नाम लाइबिलिटीज। इक्विटी के कितने टुकड़े? दो। कौन से? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लाइबिलिटीज के कितने टुकड़े? दो। कौन से? नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। एसेट साइड की तरफ चलते हैं। एसेट साइड को कितने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया हमने? दो टुकड़ों में। कौन से? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। एक चीज समझ लें, ये जो हमने यहाँ पर नाम पढ़े हैं नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, इनको हम मेजर हेडिंग्स या मेन हेडिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? मेन हेडिंग्स। तो एसेट साइड की दो मेन हेडिंग्स हैं। ओके, कौन सी? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और टोटल लाइबिलिटी साइड की चार हेडिंग्स हैं, जिनको कि हमने दो फैमिलीज में डिवाइड किया है। एक इक्विटी की फैमिली है, एक लाइबिलिटी की फैमिली है। तो शेयर होल्डर्स फंड मेन हेडिंग है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मेन हेडिंग है, नॉन करंट लाइबिलिटी मेन हेडिंग है, करंट लाइबिलिटीज मेन हेडिंग है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगली वीडियो में इनके अंदर क्या क्या लिखा जाता है, शेयर होल्डर्स फंड में क्या लिखा जाता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में क्या लिखा जाता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या लिखते हैं, करंट लाइबिलिटीज में क्या लिखते हैं, नॉन करंट एसेट्स में क्या लिखते हैं, करंट एसेट्स में क्या लिखते हैं। अगली वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी हमारा काम क्या है कि हमें ये मेजर हेडिंग्स, ये मेन हेडिंग्स याद हो जाएं, इधर की 4 और उधर की 2। ठीक है, इसे याद कर लो, नोट कर लो। अभी अगली वीडियो में इसकी सब हेडिंग्स डिस्कस करते हैं।